नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के उस 150 साल पुराने ख्वाब के बारे में जिसको लेकर के चाइना ने अपने एफर्ट्स को पिछले कई सालों में कई गुना बढ़ा दिया है और ऐसा लगता है कि भविष्य में चाइना अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल हम सभी जानते हैं चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है और जितनी भी कंट्री चाइना के नेबरहुड में है उन सभी के साथ चाइना ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को अराइज किया हुआ है, चाहे वो रशिया हो, इंडिया हो, जापान हो, जितने भी कंट्रीज उसके आसपास हैं, चाहे वो लैंड के एरियाज हो या फिर सी के एरियाज हो, सभी पे चाइना ने अपने क्लेम्स यहाँ पर जनरेट किए हुए हैं। और ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इनकी जो मेन रूट कोज है वो चाइना की हिस्ट्री में छुपी हुई है और उस डॉक्ट्रिन में छुपी हुई है जिस पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिलीव करती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मानना यह है कि जो टेरिटरीज ओपियम वॉर के दौरान जो कि 1940-42 में हुई, वहां पर ब्रिटेन के हाथों चाइना ने जिन टेरिटरीज को खो दिया या फिर जो टेरिटरीज मिंग और क्विंग साम्राज्य जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ करते थे उनके अंडर आती थी, उन सभी पे एक छत्र राज जो है चाइना का ही होना चाहिए। और चाइना इन सभी टेरिटरीज को क्लेम करता है। कई सारी टेरिटरीज जो है भारत में भी आती है, जिसमें साउथ तिब्बत का एरिया जिसको जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसको चाइना कहता है कि वो साउथ तिब्बत का एरिया है जो कि हमारे अंडर होना चाहिए। इसी तरह रशिया के एरियाज और बहुत सारे देश जो कि उसके नेबर में है वो सभी टेरिटरीज को चाइना वक्त वक्त पर क्लेम करता है। और इसी को लेकर के चाइना ने एक डिटेल्ड प्लान बनाया हुआ है जिसको 2013 में चाइना की एक सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड जो एक मीडिया आउटलेट है जिसका नाम है चाइनीज न्यूज सर्विसेज, उसने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम था 6 वॉर्स दैट चाइना श्योर टू बी फाइट इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। और क्योंकि इस समय चाइना और ताइवान के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, इसीलिए एक बार फिर से 2013 की रिपोर्ट इस समय सुर्खियों में आ गई है जहां पर चाइना ने डिटेल वाइज और टाइम वाइज इन 6 वॉर्स के बारे में बताया है और इनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी चाइना ने यहाँ पर प्रेडिक्शन की है। जिसमें सबसे पहली वॉर आती है यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान जो कि चाइना ने 2020 से 2025 के बीच में फाइट करनी है। सो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। हालांकि ताइवान एक अलग देश है जहां पर डेमोक्रेसी है, बट फिर भी चाइना कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जो कि कुछ हद तक सही भी है क्योंकि माओ के रिवॉल्यूशन से पहले चाइना और ताइवान एक ही देश हुआ करते थे। अब पिछले कई सालों में चाइना का जो एग्रेसिव पोस्चर है ताइवान की तरफ उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। हालांकि ताइवान की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी लगातार यहाँ पर अमेरिका और उसके एलाइज स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ताइवान खुद भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री को एक्वायर कर रहा है और अपनी बहुत सारी मिलिट्री की जो इक्विपमेंट है उनको बाय कर रहा है, अपनी मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहा है। और इसी के साथ साथ चाइना भी यहाँ पे लगातार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। रिसेंट टाइम में चाइना ने एक बहुत बड़ी मैसिव एक्सरसाइज इसी एरिया में कंडक्ट की है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। और ये मैसिव एक्सरसाइज चाइना ने ताइवान के चारों तरफ अपने जो वॉरशिप्स हैं उनको लगा के कंडक्ट की है, जहां पर एक तरह से चाइना ताइवान के ऊपर कुछ हद तक एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर लगातार चाइना कई सालों से ताइवान की तरफ एक्सर्ट कर रहा है। कभी उसके फाइटर एयरक्राफ्ट उस एरिया में जहां पर ताइवान है वहां पर एंटर कर जाते हैं उनके एयर स्पेस में, कभी वहां पर शिप्स जो है उस एरिया को कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से चाइना यहां पर साइकोलॉजिकल बैटल तो यहां पर अब तक लड़ रहा है, बट मिलिट्री बैटल की भी वो तैयारी बहुत हद तक कर रहा है। और किसी दिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर यहां पर इनिशिएट हुआ था उसी तरह से यहाँ पर आपको चाइना और ताइवान की वॉर भी इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। आप सो के उठोगे और आपको खबर मिलेगी कि ताइवान के ऊपर चाइना ने हमला कर दिया। और इस वॉर की जो टाइमिंग इस रिपोर्ट में यानी कि 2013 की रिपोर्ट में दी गई है वो 2020 से लेकर के 2025 तक दी गई है। यहाँ पर यूएस ऑफिशियल्स भी ये मानते हैं कि 2027 तक चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। अब इसके बाद सेकेंड वॉर आती है जो कि चाइना ने लड़नी है 2025 से 2030 के बीच में, और ये वॉर होगी रिकवर दी साउथ चाइना सी। अब यहाँ पे चाइना का मानना यह है कि जब चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा तो साउथ चाइना सी में जितनी भी कंट्रीज हैं वो चाइना के डर से अपने क्लेम्स यहाँ पर छोड़ देंगी, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज फिलीपींस और वियतनाम। सो ये 2 कंट्रीज हैं जो कि चाइना को कुछ हद तक यहाँ पर कन्फ्रंट कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो चाइना सबसे पहले यहाँ पर वियतनाम के ऊपर अटैक करेगा और इस अटैक के बाद जितनी भी पैसिफिक ओशन की भी कंट्रीज है वो चाइना से डर जाएंगी। फिलीपींस को यहाँ पर चाइना शुरुआत में कुछ हद तक रियायत दे रहा है क्योंकि चाइना भी मानता है कि फिलीपींस की पावर वियतनाम के
कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और फिलीपींस जो है ज़्यादा टफ कंपटीटर है वियतनाम के कंपैरिजन में। तो फिलीपींस को यहाँ पर चाइना कुछ रियायत देते हुए ये मानता है कि फिलीपींस आफ्टर वियतनाम जो है कुछ हद तक टेबल पर आएगा, नेगोशिएशंस करेगा, और अगर नहीं करता तो वहाँ पर फिलीपींस के साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर लड़ी जाएगी, जिसकी तैयारी कुछ हद तक चाइना भी कर भी चुका है। जैसा कि पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि चाइनीज़ जो कोस्ट गार्ड है वो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के साथ लगातार यहाँ पर डिस्प्यूट में जो है लगातार बने हुए हैं। कई बार हमने दोनों जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनकी तरफ से वाटर कैनन्स के थ्रू एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए भी उन दोनों देशों को देखा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है दोनों के कन्फ्रंटेशन पिछले कई सालों में हो गए हैं और बहुत सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पर लगातार अराइज हो रहे हैं। स्पेशली फिलीपींस का जो सेकेंड थॉमस कॉल है उस एरिया के ऊपर, ये एक आइलैंड है जो कि एक सबमर्ज रीफ है जिसके आसपास फिलीपींस का जो है उसकी एक वेजल वहाँ पर पोस्टेड है जिसकी लगातार सप्लाईज फिलीपींस के थ्रू होती है। तो इस एरिया के ऊपर चाइना की स्पेशल नज़र है और चाइना चाहता है कि ये एरिया चाइनीज़ कंट्रोल के अंदर आ जाए। इसीलिए चाइना और फिलीपींस के बीच में लगातार यहाँ डिस्प्यूट बना हुआ है। साउथ चाइना सी में फुल कंट्रोल के बाद चाइना की जो तीसरी लड़ाई होने वाली है वो भारत के साथ होने वाली है और इसको चाइना ने नाम दिया है रिकंकरिंग साउथ तिब्बत, जिसकी टाइमलाइन चाइना ने दी है 2035 से 2040 के बीच में। दरअसल हम सभी जानते हैं कि चाइना पूरी मैकमोहन लाइन को, जिसको 1914 में चाइना और ब्रिटेन के बीच में डिसाइड किया गया था, जो कि शिमला अकॉर्ड के टाइम में डिसाइड की गई थी, उसको चाइना ने मानने से मना कर दिया है। और चाइना कहता है कि हम किसी भी मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं और जितनी भी टेरिटोरियल्स है स्पेशली जो ईस्टर्न सेक्टर में यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है उसको तो चाइना कहता है कि ये पूरा जो एरिया है वो साउथ तिब्बत का एरिया है। अरुणाचल का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारी रिवर्स हैं, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से और वाटर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि बहुत सारी बड़ी रिवर्स, बहुत सारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसीलिए चाइना चाहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश के एरिया को अपने टेरिटरीज में मिला ले और इसीलिए उसको वो साउथ तिब्बत का नाम देता है। और यही चाइना और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट की वजह है जिसको फ्यूचर में चाइना जो है मानता है कि भारत के साथ यहाँ पर एक फुल फ्लेज वॉर होगी और वहाँ पर चाइना न सिर्फ यहाँ पर साउथ तिब्बत में जो है अटैक इनिशिएट करेगा बल्कि वो पाकिस्तान के साथ स्पेशली लद्दाख के एरिया में भी एक अटैक इनिशिएट करेगा और पाकिस्तान भी यहाँ पे चाइना की हेल्प करेगा। चाइना ने यहाँ पर बहुत सारे अदर प्लान्स भी बना रखे हैं कि वो चाइना इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी यहाँ पर इनिशिएट करेगा और इंडिया की जो फोर्सेज हैं जो कि इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया को तोड़ती हैं उनको भी सप्लाईज, उनको भी हेल्प करने के लिए चाइना ने यहाँ पर प्लान बनाया हुआ है। तो ये सब करके चाइना चाहता है कि आने वाले 2035 से 40 के बीच में भारत के साथ इस तरह की एक वॉर लड़ी जाए जहां पर वॉर लड़े बिना ही भारत को इतनी डेंट पहुंचा दिए जाएं कि चाइना और भारत दोनों एक दूसरे के टेबल पर आए और भारत यहां पर अपने जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने के लिए चाइना को वो हिस्से, स्पेशली जो अरुणाचल का हिस्सा है वो पूरी तरह चाइना के सुपुर्द कर दे। सो साउथ तिब्बत यानी कि अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने के बाद जो चाइना का अगला टारगेट होगा जिसकी टाइमलाइन 2040 से 2045 के बीच में है उसका चाइना ने नाम दिया है कॉन्करिंग द डिओयू आइलैंड और रिक्यूयू आइलैंड। सो ये दो आइलैंड्स हैं जो कि इस समय जापान की टेरिटरीज हैं और जापान के कब्जे में है, जहां पर जापान में इनको अलग नाम से जाना जाता है जिसमें पहला नाम है सेनकाकू और जो दूसरा आइलैंड है जिसको जापान में नैनसेई आइलैंड बोला जाता है। इन दोनों आइलैंड के लिए भी चाइना कहता है कि ये हमारी हिस्टोरिकल जो टेरिटरीज हैं उनका पार्ट है और चाइना जापान से ये दोनों आइलैंड लेना चाहता है। हालांकि जापान में इसी एरिया के पास यानी कि इन दोनों आइलैंड्स के पास ओकिनावा का आइलैंड है जहां पर अमेरिकी F-35 जैसे एयरक्राफ्ट स्टेशन है और अमेरिका ने उसको अपना बेस बनाया हुआ है। तो अमेरिका की प्रेजेंस की वजह से ये इलाका चाइना के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्ड नट भी हो जाता है, यानी कि इस एरिया को कैप्चर करने में चाइना को बहुत हद तक पसीने छूट सकते हैं। बट चाइना मानता है कि 2035-40 तक जब तक चाइना अपनी इकोनॉमिकल पीक पर होगा उस समय अमेरिका जो है अपने डिक्लाइन पर होगा और अमेरिका की पावर उस समय उतनी नहीं होगी जितनी आज के समय में है। जापान के बाद जो अगली वॉर चाइना लड़ने वाला है यानी कि जो 5वीं वॉर चाइना लड़ेगा 2045 से 2050 के बीच में, उसको चाइना ने नाम दिया है इन्वेजन ऑफ मंगोलिया, यानी कि मंगोलिया के ऊपर हमला करना। सो मंगोलिया जो कि एक फुल फ्लेजेड कंट्री है उस कंट्री को भी चाइना पूरी तरह कहता है कि ये पूरी की पूरी कंट्री उसी की टेरिटरी है। जैसे कि ताइवान के केस में वो पूरे के पूरे देश को क्लेम करता है, यहाँ पर भी पूरे की पूरी मंगोलिया कंट्री को चाइना क्लेम करता है। चाइना का कहना है कि 16वीं शताब्दी में ये हिस्सा चाइना का ही पार्ट हुआ करता था
और चाइना का जो एक रीजन है जिसको हम ऑटोनोमस रीजन ऑफ इनर मंगोलिया के नाम से जानते हैं, उसी का ये एक्सटेंडेड रीजन है जिसको चाइना कहता है ये आउटर मंगोलिया है। तो यहाँ पर मंगोलिया के केस में भी चाइना की वही स्ट्रेटेजी है कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो उसका एरिया है, उसकी हिस्टोरिकल टेरिटरी है। यहाँ पर चाइना ये कहता है कि मंगोलिया में किसी तरह का अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी गवर्नमेंट को हम ओवरथ्रोन करेंगे और वहाँ के लोगों को एक तरह से यहाँ पर रेफरेंडम कराएंगे। अगर वो रेफरेंडम उसके पक्ष में जाता है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वॉर इनिशिएट की जाएगी मंगोलिया के ऊपर। तो इस तरह से चाइना ताइवान के बाद एक दूसरा देश भी यहाँ पर अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स में पूरी तरह एक देश को ही क्लेम कर रहा है कि वो देश जो है उसकी टेरिटरी है। मंगोलिया के बाद जो आखिरी वॉर चाइना लड़ेगा वो लड़ेगा 2055 से 2060 के बीच में, और ये कंट्री है रशिया। सो यहाँ पर रशिया जो कि आजकल चाइना के साथ आपको अलग अलग मंचों पे दिखाई देता है, रशिया के प्रेसिडेंट इस समय भारत से ज़्यादा चाइना के ऊपर भरोसा करते हैं, और चाइना के जो जिनपिंग है उसके साथ यहाँ पर शैंपेन्स को जो है पीते हुए नजर आते हैं, चाइना की विजिट करते हैं। सो यहाँ पर चाइना और रशिया के जिस तरह के आज के रिश्ते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल रखती है। बट चाइना वो कंट्री है जिसका के बारे में कहा जाता है ना कि कभी कभी यूपी में कई जगह पर आपको एक बोर्ड पर नजर आती है एक शायरी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये चीज़ चाइना के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह फिट होती है। सो चाइना यहाँ पर कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता, चाहे कितना ही क्लोजेस्ट अलाई चाइना का क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, पाकिस्तान हो या रशिया हो। आज के दिन में चाइना कभी भी किसी को ठग सकता है, और ये बात कहीं ना कहीं रशियंस को भी पता है। तो यहाँ पर जो प्लान चाइना ने रशिया के लिए बनाया है, तो चाइना यहाँ पे रशिया के लिए ये कहता है कि सबसे पहले हमें रशिया के जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उनके ऊपर अटैक करना होगा, और ये एक न्यूक्लियर अटैक होगा जिसकी वजह से रशिया की यहाँ पर कमर टूट जाएगी। रशिया जो कि ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो 2050 तक आते आते उसकी इकोनॉमी और डाउन जाएगी। अमेरिकी प्रतिबंध और इन सब की वजह से रशिया जो है वो आने वाले समय में स्पेशली पुतिन के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी रशिया के ऊपर हमला करके उन टेरिटरीज को अपने जो है एरिया में वापस लाने की जिनको चाइना मानता है कि उसकी टेरिटरीज हैं। और चाइना यहाँ पर लगातार अपनी क्लेम्स बदलता रहता है। चाइना ने कुछ समय पहले रशिया की एक बड़ी सिटी व्लादिवोस्टोक के लिए भी ये कह दिया था कि वो एरिया चाइना का है, और चाइना के हिस्टोरिकल एरिया के अंदर ये सिटी जो है वो सिचुएटेड है। तो चाइना रशिया के बहुत सारे एरियाज को यहाँ पर क्लेम करता है। इसी तरह चाइना अपने अदर नेबर्स के साथ भी अपनी टेरिटरीज के लिए वक्त वक्त पे क्लेम्स करता रहता है। बट ये 6 वॉर जिसके लिए चाइना की स्टेट मीडिया ने एक रिपोर्ट बाकायदा छापी थी, जिसके बारे में चाइना ने दुनिया को बताया था कि हाँ भाई कुछ हद तक हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, और ये कुछ हद तक सही भी नज़र आती है। क्योंकि भारत के केस में जैसा कि गलवान में चाइना ने कई सालों बाद वो एग्रीमेंट्स तोड़े, इस तरह का पोस्चर अपनाया, और आज के दिन में जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना जो है एग्रेसिव पोस्चर अपनाए हुए है, तो इससे लगता है कि ये जो प्लान चाइना ने 2013 में रिलीज किया था वो कुछ हद तक सही भी है। सो भारत और उन सभी कंट्रीज को जो कि चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में है, उन सभी को इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और इस तरह की अगर कोई वॉर होती है तो उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि भारत चाइना को इस समय अपना एनिमी नंबर 1 मानता है, और भारत की जो ज़्यादातर तैयारियां हैं वो चाइना को ध्यान में रख करके हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि किसी के लिए भी कभी भी किसी समय भी खतरा पैदा कर सकती है। चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में इस समय जो आप छोटी छोटी कंट्रीज को न्यूक्लियर बम बनाते हुए देखते हैं उनमें बहुत हद तक चाइना का ही हाथ है, क्योंकि चाइना ने ही नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी बेची, इसी तरह चाइना ने ही पाकिस्तान को बेची, और इसी तरह पाकिस्तान ने लीबिया, ईरान, इन सब में इस टेक्नोलॉजी को प्रोपोगेट किया। तो बहुत हद तक दुनिया के ऊपर जो आज न्यूक्लियर बम का खतरा मंडरा रहा है उसकी भी देन चाइना ही है। तो चाइना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आने वाले समय में दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े खतरे पैदा कर सकता है। अब इस सेशन को आज हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते पहुंच जाएं। अब इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।